एक बार और। हो गया। आज हम बीए पाठ द्वितीय वर्ष के मानव भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। आज मेरे अध्ययन का विषय है नियतिवाद बनाम संभववाद, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं डुअलिज्म या डाइकोटोमी। इसमें दो विपरीत विचारधाराएं एक साथ आती हैं। नियतिवाद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम डिटर्मिनिज्म, नियति उसको बोलते हैं हम किस्मत, भाग्यवाद इसको बोलते हैं। आदमी जैसे कि भारत में हमेशा से प्रचलन में रहा कि हम भाग्यवादी विचारधारा में विश्वास करते हैं कि जो हमारा जन्म हुआ, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो होते रहेगा। एक ये विचारधारा है। और संभववाद है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉसिबलिज्म, जिसके प्रवर्तक रहे फेबरे। इनका कहना था कि आदमी अपने कर्मों से ही अपने भाग्य को लिखता है, यानी कि कर्म जो है वो श्रेष्ठ है और आदमी जो चाहे वो कर सकता है। ऐसा इनका था। आदमी के अंदर असीम संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इस पर ही आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नियतिवाद। नियतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो भौतिक भूगोल पर अधिक बल देने के कारण विकसित हुआ। जिस जैसे कि हमारे पास जिस हम जलवायु प्रदेश में पैदा हुए, वहाँ की भूमि, वहाँ के पर्वत, पठार, मैदान किस तरह के हैं, उस तरह की हम कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, उसमें हम स्वतंत्र नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर सांचौर में बहुत पहले तक इसबगोल या जीरा का उत्पादन अधिक होता था, लेकिन नहर आने के बाद क्या हुआ, फसल का जो पैटर्न है वो बदल गया। ठीक है, तो पहले ये था कि नहीं, जो प्रकृति ने हमें दे दिया है उस पर ही हमको संतोष करना है, उसमें हमको कोई बदलाव नहीं करना है और उसके अनुसार ही हमको जो भी कार्य करना है वो करें हम। तो नियतिवाद में ये था, जो बिल्कुल भाग्यवाद से मिलता है कि जो हमको मिला है हम उसी दायरे में रहकर अपना काम करें, ये है। ठीक है, तो जर्मन विद्वानों ने इस पर बहुत अधिक बल दिया। जर्मन और अमेरिकन विद्वानों ने इस नियतिवाद पर बहुत बल दिया। ठीक है, इसके इसके अंतर्गत प्रकृति को केंद्र माना और मानव को उसका एक उत्पाद माना, कि प्रकृति के ही कारण मानव का आचार विचार, व्यवहार, कद काठी, ये सब किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर। उदाहरण के लिए, अगर हमारा जन्म पहाड़ों पर हुआ है तो हमारे पैर मजबूत होंगे, स्वतः और स्वाभाविक रूप से हमारे पैर जो होंगे वो मजबूत होंगे। अगर हमारा जन्म मान लिया जाए कि समुद्र तट के किनारे हुआ, या हमारे पैतृक जो धंधा है मछली पकड़ना है, तो हमारे हाथ जो है मजबूत होंगे। जैसे सुथार के हाथ, सुथार हमेशा हाथ से काम करता है, या लोहार के हाथ, तो हाथ से काम करते तो क्या होता है, उनके हाथ मजबूत होते हैं। और किसान जो होता है लगातार धूप में काम करता है, तो पूरे तरीके से वो सबसे अधिक मजबूत होता है। ये क्या है, ये है नियतिवाद। आई बात समझ में? इसमें है कि आदमी की इसमें है कि मानव एक निष्क्रिय कारक है, वह प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में होता है। मानव की समस्त क्रियाएं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रकृति द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होती हैं, जहां मानव के प्रयासों का विशेष महत्व नहीं है। इस तरह की विचारधारा का सर्वप्रथम रेडजल द्वारा दिया गया था। रेडजल को ही नियतिवाद विचारधारा का प्रतिपादक माना जाता है। रेडजल की प्रथम पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी ज्योग्राफी है, जिसमें प्रकृति का मानव पर पूर्णता, नियंत्रण और प्रभाव पर आधारित है। कुमारी सैंपल, जो रेडजल के शिष्या थी, नियतिवाद विचारधारा के बहुत मजबूत सपोर्टर रही है, मजबूत उनके वो थी सपोर्टर। ये रेडजल की विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित थी। कुमारी सैंपल ने इसी आधार पर एक पुस्तक लिखा था, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट। ज्योग्राफिकल पर्यावरण का मानव जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि उनका कहना था कि मनुष्य जो है प्रकृति के गोद में एक अबोध बालक की तरह है, जो किसी भी आवश्यकता के लिए प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसे कि कोई बच्चा अपनी माँ पर निर्भर तो होता है। सैंपल ने कहा कि धरती जो है वो हमारी माता है। नियतिवाद विचारधारा के अंतर्गत
प्रकृति और मानव के अंतर संबंधों में मानव को एक निष्क्रिय कारक के रूप में स्वीकार किया गया है। यह विचारधारा अतिवादी दृष्टिकोण और एकांगी विचारधारा पर आधारित थी। इसके विपरीत दूसरा जो विचारधारा है वो संभववादी विचारधारा है, जिसमें मानव को संभववादी, जिसको पॉसिबिलिज्म बोलते हैं, मानव को एक सक्रिय कारक के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रकृति को एक ऐसे कारक के रूप में स्वीकार किया गया है जो मानव की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए एक साधन मात्र है। जहां मानव को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई, वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रकृति का उपयोग करे। संभववादियों के अनुसार प्रकृति नहीं बल्कि जो है मानव श्रेष्ठ है और मानव प्रकृति का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में प्रकृति के संसाधनों को उपयोग करते समय सोचने की आवश्यकता नहीं है। संभववाद शब्द का प्रयोग फेब्रे द्वारा किया गया। इस विचारधारा को स्थापित करने के कार्य लाप्लास द्वारा किया गया। प्राय सभी मानव भूगोलवेत्ता संभववाद के समर्थक थे। जीन ब्रूस ने संभववाद का समर्थन करते हुए खनन उद्योग को लुटेरी अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य प्रकृति में डाका डाल रहा है। यह वक्तव्य संभववाद के चरम को बताता है, जहां प्रकृति को गौण कारक के रूप में स्वीकार किया गया है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक नियतिवाद बनाम संभववाद का द्वैतवाद प्रखर रूप से बना रहा। इसे भूगोल विभाजन की स्थिति में आ गया। इन दोनों विचारधारा में विभाजित हो गया। 1919 में ग्रिफिथ टेलर, जो ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने नव नियतिवाद से एक द्वैतता की स्थिति समाप्त की। इसको हम नव नियतिवाद को समझते हैं। नव नियतिवाद की विचारधारा, जिसको हम बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म, जैसे नया भाग्यवाद। ग्रिफिथ टेलर ने नव नियतिवाद विचारधारा को प्रतिपादित किया, जो नियतिवाद और संभववाद विचारधारा के समन्वय पर आधारित है। इसमें ग्रिफिथ टेलर ने माना कि भूगोल न तो नियतिवाद है न संभववादी है। इसके अनुसार प्रकृति एवं मानव दोनों में कोई श्रेष्ठ नहीं है और न कोई गौण महत्व रखता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें सामंजस्य की आवश्यकता है। संभववादियों के अतिवादी दृष्टिकोण और विकास की प्रक्रिया में प्रकृति के नियमों की अवहेलना के संदर्भ में टेलर ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा, यदि विकास की प्रक्रिया में प्रकृति के नियमों की अवहेलना की जाएगी, तब एक समय के बाद इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। टेलर का ये विचारधारा रुको और जाओ, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोलर का काम क्या होता है, वो ट्रैफिक को मतलब दुर्घटना से बचाने के लिए रोकता है और कुछ को जाने देता है। एक तरफ को आने देता है, एक तरफ को रोकता है और दूसरे को जाने देता है। यही काम करना है हमको सबसे पहले प्रकृति को समझना है और उसके अनुसार ही अपना सारा क्रियाकलाप करना है। अगर हम मनमानी ढंग से या अंधाधुंध तरीके से काम करेंगे तो हमारा भी प्रकृति एक समय के बाद बदला लेती है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हमारे बाइक में या हमारे वाहन में ब्रेक ना हो, अगर हम लगातार चलते रहे बिना ब्रेक के, तो क्या है, दुर्घटना होना रोक नहीं सकते हम दुर्घटना को। दुर्घटना होना एकदम अवश्यंभावी है। वही काम ये यहाँ पे है प्रकृति में। हम अगर बिना सोचे समझे, बिना ब्रेक के न जीवन चलता है और न ये पर्यावरण के कोई अंग चलते हैं, तो ये सबको ध्यान देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जरूरी है कि हम चीजों को पहले समझें और फिर उसके अनुसार ही कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका नव नियतिवाद विचारधारा, ये बहुत ही जरूरी था हमारे लिए, क्योंकि हम सबसे पहले चीजों को समझें और उसके अनुसार ही काम करेंगे तो हमारा जीवन या हमारी जो है, नहीं तो सफलता होगा। नहीं तो हम आजकल आए दिन देख रहे हैं प्रकृति का रौद्र रूप, कभी आए दिन बाढ़, कभी भूस्खलन, कभी हिमस्खलन, ये सब की क्रियाएं लगातार हो रही है, जो मानव के लिए एक तरह से चेतावनी है, अलार्मी स्थिति आ गई है। प्रकृति लगातार चेतावनी दे रही है कि हम संभल जाए, नहीं तो हमारा विनाश संभव है। इसीलिए कहा जाता है कि नव नियतिवाद विचारधारा भूगोल के लिए बहुत ही अच्छे विचारधारा मानी जाती है। धन्यवाद।